देखिए ध्यान से। तो आज का क्वेश्चन है आपके सामने ये, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन को बनाने में। ऐसा क्वेश्चन बचपन के दिनों में करते थे। कहता है कि एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 रेशियो दिया हुआ है। तो आप ऐसा सोचते थे कि मान लेते कि एंगल में x अवेलेबल है, x शामिल है, तो आप एंगल को क्या समझते थे कि 3:4:5 दिया हुआ है, तो एंगल जो हो जाएगा आपका, देखा जाए, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 5x। ऐसा हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा। अब तुम इस बात को जानते हो कि एंगल जो है, ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या, तुम यहाँ से ऐसा लिख सकते हो 3x + 4x + 5x = क्या, 180 डिग्री। अरे हाँ या ना। अब यहाँ से कितना आ गया वह देखिए, कितना ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। 12x = कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 12, मतलब कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये x का वैल्यू आया। जब x का वैल्यू आया तो एंगल क्या था, 3x था, 4x था और 5x था। तो x अगर 15 डिग्री आ चुका है, x का वैल्यू 15 पुट कीजिए यहाँ पर, तो कितना देगा ये, 45 डिग्री। यहाँ 15 पुट कीजिए, 60 डिग्री, और यहाँ 15 पुट कीजिए, 75 डिग्री। ये हो गया। लेकिन इसको इतने से मन नहीं भरा है। ये क्या बोल रहा है कि भैया जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमको चाहिए किस में, डिग्री में, और ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो चाहिए किस में, रेडियन में। तो आप खुद सोच के बताइए या देख के बताइए कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो कितना है। अरे कितना है, 45 डिग्री। ये ग्रेटेस्ट एंगल जो है, ग्रेटेस्ट एंगल वो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ये तो स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में चाहिए, ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में चाहिए। तो इसको आप इस ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में बदलिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई, 75 × π/180। तो जिससे कट होगा कट कर दीजिए। मुझे लगता है 15 से कट होगा 5 टाइम्स और 15 से कट होगा 12 टाइम्स। तो मतलब क्या आ जाए, 5π/12। ये डिग्री में हो गया, ये रेडियन में हो गया। अरे समझ आया क्या। चलिए फटाफट लिखिए। क्वेश्चन कुछ था नहीं, अब बचपन में ऐसा क्वेश्चन करते रहते थे। याद आ रहा है ऐसा करते थे पहले। चलिए फटाफट लिखिए, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल का एंगल एपी में है। एक ट्रायंगल है जिसका एंगल एपी में है। एपी पढ़े होंगे 10th क्लास में आप लोग, 11th में ही पढ़ना है, पढ़ाएंगे हम आपको। तो कहता है एक ट्रायंगल है जिसका एंगल एपी में है। तो ट्रायंगल का एंगल एपी में है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक थोड़ा सुनना चाहिए आपको जो हम बोलने वाले हैं। एक ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का एंगल एपी में है। तो किसी भी ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना होता है, 3 एंगल होता है। कहता है तीनों एंगल एपी में है। क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मालूम है, कितना होता है, 180 डिग्री। कहता है एंगल एपी में है, ठीक है, और एंगल का सम हमको मालूम है, एंगल का सम जो है वो 180 है, यह आपको अपने को मालूम है। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे, 10th क्लास में इस बात को पढ़ क्या पाए हैं कि अगर 3 टर्म होता था एपी में और तीनों का सम अगर अपने को मालूम होता था, तो 3 टर्म जो हम मानते थे, एज्यूम करते थे, वो कुछ ऐसा होता था, a - d, a और a + d। हाँ या ना। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे इस बात को।
उसमें पढ़ना था आपको कि 3 टर्म है, तीनों एपी में है, और 3 टर्म अगर आपको अज्यूम करना है, 3 टर्म आपको एज्यूम करना है, और अगर तीनों का सम मालूम है, तब हम लेते थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। आ रहा है याद कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 एंगल जो है एपी में है और हमको एंगल का सम मालूम है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक एंगल a माइनस डी है, एक एंगल जो है उसका a है, और एक एंगल जो है उसका a प्लस डी है। ऐसा हमने मान लिया। बोलता है कि ठीक है एपी में है, हमको तीनों एंगल भी निकाल के बताओ जरा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आप 3 एंगल a माइनस डी, a और a प्लस डी आप एज्यूम कर लिए हैं। आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। हमको अगर एंगल चाहिए तो हमको एंगल तभी मिलेगा जब हमको a मालूम हो और d मालूम हो। अरे हाँ या ना? तो a तो मिल गया लेकिन d नहीं मालूम। अगर d मालूम हो जाता तो हमको तीनों एंगल यहां से मिल जाता। अरे हाँ या ना? तो अब d निकालने के लिए उसने कुछ और डेटा दिया होगा। सुनिए क्या कहता है, कहता है एंड दी रेशियो ऑफ दी, रेशियो अनुपात, रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज 60:π। इस लाइन को पहले डिकोड कीजिए। इस लाइन को डिकोड कीजिएगा तो कहता है कि स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन उसने बाजू में एक बात कहा कि स्मॉलेस्ट एंगल जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, डिग्री में। स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में होना चाहिए भाई, और ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 60:π। ये क्या ये लाइन समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर a माइनस डी आप लिए थे, a लिए थे और a प्लस डी। इस तीनों का सम क्या लिखे हैं आप, 180 डिग्री। 180 मतलब इसको आप क्या बोल रहे हैं, 180 डिग्री। मतलब ये अगर डिग्री में लिए हैं, इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि एलएचएस में भी जो टर्म होगा वो डिग्री में होगा। क्योंकि अगर आरएचएस वाला डिग्री में है तो एलएचएस वाला भी तो डिग्री में होगा, तब ना बराबर होगा। बोल भी नहीं करता है। इसका मतलब मैं इससे यह बताना चाह रहा हूं कि a माइनस डी, a और a प्लस डी जो एंगल लिया गया है वह एंगल डिग्री में है। वह एंगल किस में है, डिग्री में है। अगर रेडियन में होता, अगर रेडियन में हम लेते तो हम यहां 180 डिग्री नहीं लिखते, हम यहां लिख रहे होते पाई। हम यहां लिख रहे होते पाई रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 180 डिग्री डिग्री में है और पाई रेडियन बोला तो वो रेडियन में हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आरएचएस में ये डिग्री में है तो ऑब्वियस सी बात है एलएचएस में जो भी टर्म होगा वो भी किस में होगा, डिग्री में ही होगा। तभी डिग्री बराबर डिग्री हो रहा है। अरे बोलो। चलिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो दिया हुआ 60:π। अब यहां से 3 एंगल है आपका, a माइनस डी, a और a प्लस डी। आप सोच करके बताइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए, इसमें छोटा एंगल कौन है, सबसे छोटा एंगल कौन होगा, सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब एक कोई एंगल था उसमें से कुछ घटा दिए, इससे तो कम हो गया ये, और इसमें कुछ जोड़ दिए तो इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये हो गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो गया सर, और ये हो गया आपका लार्जेस्ट एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल हो गया। और फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं, तीनों एंगल किस में है, डिग्री में है। किस में है? ये बार बार आप क्यों बोल रहे हैं सर? तो उसके पीछे रीजन है। रीजन यह है कि स्मॉलेस्ट एंगल आपने बोला a माइनस डी, बहुत सुंदर, a माइनस डी। ग्रेटेस्ट एंगल आपने बोला a प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 60/π। 60/π। क्लियर है यहां तक? अब a माइनस डी,
ये डिग्री में है, डिग्री में है, ये चाहता भी था कि डिग्री में रहे, लेकिन नीचे वाला किस में है, नीचे वाला होना चाहिए रेडियन में, लेकिन है किस में, डिग्री में। a प्लस डी है किस में, अरे a प्लस डी है किस में, ये तीनों किस में है, डिग्री में है, ये तीनों किस में है। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि नीचे वाला रेडियन में होना चाहिए। तो चूंकि यह नीचे वाला डिग्री में है तो आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि नीचे वाले को भी रेडियन में बदलिए। अरे हाँ या ना? तो सोच के बताइए कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। अरे हाँ या ना? इसका मतलब हमको यहां पर लिखना होगा पाई अपॉन 180। क्या ये लाइन समझ में आया है? बच्चा क्या करता है, हड़बड़ी में इसको भूल जाता है, लिखता है a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई, और उसी में पूरा कैलकुलेशन कर देता है, तो वो हो जाता है रॉन्ग। आपको क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझना होगा, हर एक लाइन को डिकोड करना होगा। क्या ये लाइन समझ में आया है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ऐसा लगना चाहिए कि लगता है ना सर ये पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, सर कटेगा नहीं कटेगा? थोड़ा एक लाइन बढ़ा के लिखिएगा तो a माइनस डी अपॉन a प्लस डी, नीचे जो 180 है ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा 60। अब यहाँ से देखिए तो a कितना है, 60 डिग्री निकाले हैं आप, तो लिख दिए 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60 अपॉन 180। अरे बोलो ना, तो यहाँ से 60 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ 1 है रे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाएगा सर, 3d आ जाएगा सर, और 60 आ जाएगा सर, प्लस d आ जाएगा सर। बोलवे नहीं करता है। क्या इसको सॉल्व करके हम लोग d यहाँ से निकाल सकते हैं? तो यहाँ a मिला हुआ है, यहाँ d मिल जाएगा, और यहाँ a और d का वैल्यू पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। समझ गए? चलिए फटाफट लिखिए और निकाल के बताइए जल्दी से, जल्दी से। तो आप बोल रहे हैं कि सर 30 डिग्री आ रहा है, d का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, तो d का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, तो एंगल जो चाहिए आपको, आपके पास एंगल a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस डी a प्लस डी, तो a माइनस डी, a 60 है, 60 माइनस 30 30 डिग्री, a 60 डिग्री और a प्लस डी 90 डिग्री। उसको जो एंगल चाहिए डिग्री में भी चाहिए और रेडियन में भी चाहिए, है या ना? तो क्या डिग्री को रेडियन में बदलना नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो डिग्री को रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6, ये आएगा पाई अपॉन 3, और ये आएगा पाई बाई 2। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते, सभी में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा। देखिए अभी शुरुआती दौर है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जैसे सब आगे बढ़िएगा आप डायरेक्ट आराम से लिख पाओगे। 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 6 होता है, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 होता है, आराम से लिख पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए, बढ़ते। चलिए क्वेश्चन लिखकर हो गया है, अरे क्वेश्चन लिखकर हो गया है, तो क्या क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है बिटवीन, किसके बीच का, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब जैसे जैसे मोबाइल का जो जमाना आया है, लोग घड़ी पहनना छोड़ ही दिया है कि नहीं? अब लोग, कुछ लोग घड़ी पहन ले, मने मन सोच रहा होगा सर हम तो पहन ले हैं सर लेकिन मोबाइल जो है इंसान का बहुत कुछ छीन लिया है कि नहीं? सबसे बड़ा चीज जो छीना है वो बचपन छीन लिया है। पहले लोग खेलते कूदते रहता था, इन्होंने बढ़ते रहता था, अब वो सब खत्म। अब मोबाइल निकले, ओकरे में गोली बंदूक दौरा भागी सब ओकरे में कर लेता है, सब कुछ ओकरे में। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक घड़ी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सर एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
क्या कहता है सुनिएगा। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4:30। कहता है घड़ी है रे भाई, घड़ी है, इतना तो मालूम है भाई, घड़ी ऐसा ही दिखता है। आने वाले जनरेशन को ये मालूम चलना ही बंद हो जाए, घड़ी ऐसा भी दिखता था, लेकिन घड़ी ऐसा ही मतलब मोटा मोटी गोल दिखता है। आपको बोला सर मेरे घर में तो सर ये वाला घड़ी है सर, ऐसा है सर घड़ी, ठीक है ना, लेकिन भैया घड़ी मोटा मोटी देखा जाए तो वो गोल ही होता है। तो घड़ी में क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ ऐसा 12 बजता है लिखा रहता है, एक यहाँ पर 6, यहाँ पर और यहाँ पर, चले खैर आपको इतना तो मालूम है। तो कहता है इस घड़ी के अंदर जो है 2 तरह का सुई होता है, एक होता है आवर हैंड, एक है मिनट हैंड, है ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई, छोटा वाला घंटा और बड़ा वाला मिनट, मालूम है इस बात को। तो कहता है कि कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि घड़ी में जो है बजा है 4:30, ठीक है ना, 4:30। तो 4:30, थोड़ा बहुत अंग्रेजी अगर ठीक है आपका, इसका मतलब होता है कि 4:30 बजा है, 4:30, ठीक है ना, 4:30, 4:30। तो कहता है घड़ी में 4:30 हो गए हैं, तो बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का क्या एंगल होगा वह बताओ। और बोलता है क्या कि हमको जो एंगल बताओ सर्कुलर मेजर में बताओ। तो सर्कुलर मेजर का मतलब हो गया हमको जो एंगल बताओ वह रेडियन में बताओ। आया क्या समझ में? घड़ी में किसी दिन 4:30 बजा है, तो घंटे की सुई और मिनट के सुई में कितना एंगल है वह बताइए इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं थोड़ा गौर से देखना चाहिए आपको, सभी लोग देखेंगे बोर्ड पर, समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर होगा। साढ़े 4 बजना है, ठीक है, तो 4:30 बजना है, तो 4:30 कैसे बजेगा? ऐसे बजेगा क्या 4:30? अरे हाँ या ना, ऐसे बजेगा? तो बात क्या है कि ऐसे बजेगा, ऐसा मन में चलता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं बजता है। अगर सही मामले में बात करें तो 4:30 जो बजने का है, 4:30 बजने का जो सीन है, जिस समय वो 4:30 बजता है उस समय जो है ये जो एग्जैक्टली जो है देखा जाए, एग्जैक्टली 4 पर वो नहीं रहता है, ये डायरेक्टली यहाँ पर नहीं रहता है, ये जो रहता है आपका देखा जाए ये कुछ 4 और 5 के बीच में रहता है भाई, ऐसा रहता है, तब जाके हम बोलते हैं कि 4:30 बजता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना तो समझ में आ रहा हो कि छोटा वाला सुई जो है घंटा को दिखाता है, बड़ा वाला सुई जो है मिनट को दिखाता है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल चाहिए, मतलब उसको ये वाला एंगल चाहिए। इसका मतलब घड़ी में कुछ भी बजता है, कुछ भी टाइम देखते हैं, उस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों पैरेलली चलते रहता है, दोनों चलता है। ऐसा नहीं होता है कि ले अभी 4 बजा है, भाई 5 बजने का होगा, तो जब 5 बजने का होगा तो घंटा पर सुई तुरंत जो है, इसे 5 मिनट का सुई यहाँ पर गया, कूदक के आ जाएगा 5 पर। ऐसा होता है क्या? अरे 5 बजे का टाइम हो गया, जो कूदो अब यहाँ से। अरे होता है ऐसा? नहीं, मतलब जैसे जैसे मिनट का सुई बढ़ता रहता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, भले दिखता नहीं है लेकिन घंटे की सुई भी धीरे धीरे बढ़ते रहती है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो अब हम इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाते कैसे हैं, इस बात को सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, स्टार्टिंग के समय क्या हुआ होगा कि पहले 4 बजा होगा, मतलब स्टार्टिंग में तुम ऐसा समझ के चलो कि दोनों सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, अगर दोनों यहां पर होता, सपोज डैट यहां पे होता,
तुम जानता है कि घंटे का सुई जो है एक बार अगर पूरा घूम जाएगा, पूरा एक बार, तो एक बार पूरा घूमने में घंटे की सुई को 12 घंटे का समय लगता है। 12 घंटे में पूरा एक गोल चक्कर लगाता है वो। अरे बोलो, तो 12 घंटे में अगर एक गोल चक्कर लगाता है, इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि 12 घंटे में टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है घंटे की सुई। अरे बोलो भाई, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर आवर हैंड, घंटे की सुई के लिए, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इन 12 आवर्स, 12 घंटे में ये बनाता है 360 डिग्री एंगल। तो एक घंटे में कितना एंगल बनाएगा भाई? 360 डिग्री अपॉन 12 कितना? बोलबे नहीं करता। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अब घंटे की सुई चलेगा 4:30, तो 4:30 का मतलब हमने बोला 4:30, या इसको ऐसा ही बोला जाता है 4 ऐसा कुछ। अरे हाँ, है ना। तो घंटे का सुई जो है वो मूवमेंट करके क्या इसको इस 4 इसको लिख सकते हैं क्या? 9/2 लिख सकते हैं। अरे हाँ, है ना, 9/2। तो हम देखते हैं कि 9/2 आवर्स में घंटे की सुई कितना एंगल बनाता है। तो 9/2 आवर्स, 9/2 आवर्स में कितना एंगल बनाता है? तो कहने का तो एक का मालूम है, जितने का चाहे उतने से गुना कर दो। मतलब यहाँ से तुम क्या कह सकते हो, 9/2 इंटू 30 डिग्री, यहाँ से 15 टाइम्स, मतलब कितना आ गया ये? 135 डिग्री। ये बात क्लियर है? मतलब अगर घंटे की सुई यहाँ पर था स्टार्टिंग के समय में, तो यहाँ से जो ये घूम करके आया है, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया है? 135 डिग्री। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अब मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं। तो क्या आपको एक बात मालूम है? अरे क्या आपको एक बात मालूम है? बोलबे नहीं करता। अरे मालूम है? नहीं मालूम है। अरे क्या इतना बात नहीं मालूम है कि मिनट का सुई को एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? मतलब 1 घंटा 60 मिनट में पूरी एक चक्कर लगाता है वो। ये मालूम है? तो ये आप तो बोलते नहीं मालूम है। तो मतलब फॉर मिनट हैंड के लिए आप लिख सकते हैं कि इन 60 मिनट ये कवर करता है कितना? 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 अपॉन 60, मतलब कितना? अरे हाँ, ये ना। तो मिनट का सुई था यहाँ, पहुंचा है यहाँ, मतलब मिनट का सुई 30 मिनट चला है। अरे हाँ, ये ना, मिनट का सुई कितना चला है? 30 मिनट। तो बोलते हैं 30 मिनट में भाई साहब आप कितना एंगल बनाइएगा, बताइए जरा। तो एक का मालूम है 30 का चाहिए, तो 30 इंटू 6 डिग्री, मतलब कितना आ गया? 180 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग में मिनट का सुई यहाँ था, अब पहुंच गया यहाँ पर, मतलब ये वाला जो एंगल है रे भाई, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नहीं समझ में आया? अरे आया है। अब तुमको खुद देख के बताओ, सोच के बताओ, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कितना एंगल है? कितना एंगल होगा? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यहां से मेजर करते ये 180 है, ये 135 है, तो जो रिमेनिंग बचेगा 180 में से 135 हटा देंगे, जो बचेगा वही ना दोनों के बीच का एंगल होगा। तो कहने का मतलब क्या हम यहां से नहीं लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना? अरे कितना? 45 डिग्री। ये चूंकि इसको चाहिए था एंगल रेडियन में, किसमें? तो रेडियन में चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? 45 को गुना कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो आ जाएगा, जानते हैं कितना? पाई अपॉन 4।
π/4, ये इतना एंगल हो जाएगा। क्या समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है? आप खुद सोच के बताओ, मन में सोच रहे हो, बात पूछ रहे हैं, दम सोचो दम। इतना नहीं बोलता, बोलता भाई घड़ी में 4 बजे हैं। घड़ी में कितना बजा है? 4, एग्जैक्टली 4 बजा है। तो बताइए घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल है? सिर्फ 4 बजा है। चार कैसे बजता है जानते हैं? कैसे बजता है? चलो रे बच्चा सुनो रे, अभी हम यहाँ पे 4 बजाते हैं। क्या बजा रहे हैं? 4 बजाते हैं। बहुत लोग बुझा ही नहीं रहा 4 कैसे बजता है, तो अभी हम बुझा देते हैं भाई 4 कैसे बजता है। ओहो, चार बजना है। ये है 12, 6, 3, 9। यहाँ कहीं तो भी 4 बजेगा। अरे बजेगा। अब ध्यान से सुनो जी, सुन लिया? दम नहीं बोलता है सब। हाँ, तो 4 बजाना है। घंटा के सुई यहाँ पर निशाना बांधले रहेगा और मिनट का सुई यहाँ पर। तो हमको तो लगता है कि 4 ऐसे ही बजता है। क्या आपको भी लगता है? तो तुम एक बात बताओ, तुम 0 डिग्री कैसे बोला? 0 डिग्री का मतलब कि हम बोले घंटा और मिनट का सुई, तो 0 डिग्री कब होता? जब दोनों जो है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा तब ना भाई। इसका मतलब 12 बजेगा, दोनों दम सट जाएगा तभी 0 होगा, हाँ या ना? तब चलिए, तो कितना एंगल होगा? कितना? 120, क्योंकि भाई सिर्फ घंटा का सुई घूम रहा है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही लीजिए, मिनट एजे पड़ी है। तो आप अभी देखे थे कि 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा में, तो 4 घंटा में 120, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो गया। क्लियर है? तो कभी कभी आपको 120 डिग्री आंसर नहीं दिखेगा, तो काबिल बनता है क्वेश्चन वाला, वो कोशिश करेगा एंगल दे देगा ये वाला, मतलब कि भैया ये 120 है तो ई वाला जो एंगल है रे भाई 360 माइनस 120 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। तो आप ढूंढ रहे कि ये दिख रहा है ये, तो ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऑप्शन में दोनों में जो है वो काम कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया? अरे आया है। अब इसी में बोलेगा नहीं हमारा रेडियन में चाहिए, π/180 से गुना कर देंगे। इसको भी चाहिए रेडियन में, तो 240 इंटू π/180 से गुना कर देंगे। जो आना है सो आ जाएगा। यहाँ पर कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? कोई बहुत दिक्कत है तो बोलो। चलिए ठीक, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। अभी डेली के हिसाब से जैसे हम यहाँ लगभग सुबह 7 बजे आते हैं और यहाँ जाते जाते लगभग 9 बज जाता है, मतलब मोटा मोटी हाँ 9 रात बज जाता है, मतलब 14 घंटा, लगभग 14 आवर्स, 14 घंटा। और कंटिन्यूस के बीच में कुछ ना कुछ काम होते रहता है, काम करते रहते हैं। नॉर्मल पीपल जो है, तो जॉब वाला प्राणी है, वो 8 घंटा जॉब करते करते उसका तबीयत खराब हो जाता है। बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, हाँ या ना? लेकिन सोच के देखिए, हम यहाँ पर 14 घंटा काम करते हैं, फिर भी हमको समय कम पड़ जाता है, हमको लगता और समय रहता।
वो मजबूरी होता है कि उसके बाद घर भी जाना है, घर में भी कोई लोग है, फिर खाना पीना खाना है, फिर सोना है। तो चलो भाई ये है तो रहे, तो मेरा बस चले तो हम सोते उते नहीं, दिन भर काम में करते रह जाए, लेकिन बॉडी को भी आराम चाहिए। तब जाके ये पूरी संस्था चल पाता है स्मूथली, जिसमें 3 4 5 लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़ा सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। जिसमें नीचे 2 देखते हैं, एक काशी जी में समझिए कि कोचिंग के समझिए पिलर वाला स्थिति है, दिन रात हमारे साथ लगे रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा। हम तो थक भी जाएं कि 8 बज गया चलो काशी हो गया, नहीं से ये काम बच्चे कर लेते हैं, ये वाला सीन, बड़ा मेहनत करते हैं। तो 3 4 5 लोग ऐसे हैं, 2 लोग तो आपको नीचे दिखते हैं और 2 3 लोग ऐसे हैं जो कि आपको दिखते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कोचिंग को बड़ा सपोर्ट करते रहते हैं। जिसमें तो एक लोग मेरे घर वाले भी लोग हैं, मतलब वो कोचिंग के अलावा घर का एक भी काम करने के लिए नहीं कहा जाता है। नथिंग एक सिंगल, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरा पहला काम सिर्फ और सिर्फ यही है। हम घर का काम कब करते हैं? और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तब, अन्यथा नहीं। पहला काम सिर्फ और सिर्फ ये। समझ गए? आप लोग क्या है 3 4 5 घंटा, 3 घंटा पढ़ते पढ़ते बहुत दम दर्द हो गया है कि नहीं? थोड़ा सा एसी बंद नहीं हुआ, बहुत गर्मी है सर, एकदम हालत ख़राब हो गया है सर। होमवर्क काहे नहीं बनाए रे? लाइन ही नहीं था सर, क्या करे? लाइन रहता ना तो हम होमवर्क छोड़े वाला है कि नहीं? तो आगे बढ़ना है तो काम करना होगा, काम कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। अभी मेन ड्यूटी क्या है? काम करने का, पढ़ना। दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई कीजिए, दिन रात एक करके। समझ गए? जो उस दिन का काम है वो उस दिन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल ही रात को क्या हुआ कि 7:30, हाँ 7:30 में एक मीटिंग था, वो मीटिंग कंप्लीट किए, करते करते लगभग 7:15 साढ़े 8 हो गया। अब उसके बाद क्या था कि नीचे वाले जो क्लासरूम उसके लिए एसी देखने के लिए जाना था, 8:30 बज गया, बॉडी जवाब देने लगा। और फिर सोचे कि भाई अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कल का फिर यही सीन हो जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा। तो कल 8:30 बजे रात को गए थोड़ा देखने के लिए क्या है नहीं है, क्या बजट है नहीं है, कितने का मिलेगा नहीं मिलेगा करके। समझ गए? तो काम कीजिए। आप लोग का मेन काम पढ़ाई लिखाई है, ध्यान से पढ़ाई लिखाई कीजिए। माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि बड़ा गर्मी है, बड़ा ठंडा है, लेकिन माता पिता देखिए गर्मी ठंडा बरसात कुछ देखते हैं? एक दिन घर बैठ जाएंगे ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे सरकारी जॉब में हो, अगर जॉब में होंगे तो उस दिन का पैसा कट जाएगा उनका। तो 100 डिग्री बुखार लगल रहेगा, जाएंगे वो काम पर। नहीं हम लोग आज सर आज मन नहीं कर रहा है सर, माथा में थोड़ा थोड़ा दर्द हो गया है सर, है ना? हाँ। चलिए, रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, थीटा एल एंड आर के बीच में रिलेशन, ठीक है? तो थीटा एल और आर के बीच में रिलेशन, सबसे पहले तो हम यह बताते हैं कि थीटा क्या है, एल क्या है और आर क्या है। थीटा एल और आर देखिएगा ध्यान से। तो थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है, इस बात को आप समझिएगा। देखिए समझे इस बात को, थीटा एल और आर। तो ये जो है आपका, ये थीटा है। मैं थीटा को कह सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क। थीटा जो है आपका, यहां पर थीटा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। सेंटर पर आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल ही थीटा है। समझिए थीटा क्या है। आर जान ही रहे हैं, आर क्या हो जाएगा? रेडियस आपका। एल क्या है आपका? तो आर तो है आपका रेडियस, एल जो है आपका वो है आपका आर्क लेंथ, मतलब आर्क का लंबाई। ये इसके बारे में हम बात करें, मतलब समझ सकते हैं आप, इसके बारे में हम बात करें। ये हो गया
थीटा, एल और आर। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसी तीन के बीच हम रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, थीटा, एल और आर। तो थीटा क्या समझ में आ गया? थीटा इस एल आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल ही थीटा है, आर रेडियस है और एल जो है आपका आर्क लेंथ है। तो तीनों के बीच जो रिलेशन होता है वह रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। देखिए इन सब चीज़ का कुछ प्रूफ भी है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ना है, वो टाइम पास वाला चीज़ है, ज़िंदगी में कोई नहीं पूछने वाला है। जैसे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिखा के दे दिया, रिलेशन होता है, लेकिन इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम नहीं बताएं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। सिलेबस है बहुत बड़ा, तो काम का काम करेंगे हम लोग, समझ गए ना? तो प्रूफ बता भी देंगे, तो लास्टली आप याद कीजिएगा, रिजल्ट ही याद कीजिएगा। इसलिए जहाँ प्रूफ बताने का होगा हम बता देंगे, लेकिन जहाँ नहीं बता रहे मतलब समझिएगा उसको कोई काम नहीं है, क्योंकि आप 11-12 पहली बार कीजिएगा, हम हर साल करते हैं, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि नहीं? पिछले लगभग 17-18 साल से हम लगातार 11-12 हर साल कर रहे हैं, तो हमको तो आपसे ज़्यादा पता नहीं कौन क्वेश्चन कहाँ पूछेगा नहीं पूछेगा, इसलिए टाइम बर्बाद करने का टाइम अपने पास नहीं है, इसलिए रिजल्ट पर ध्यान करेंगे। तो ध्यान रखिएगा थीटा इज इक्वल टू क्या? एल अपॉन आर। याद हो गया? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है? आर्क लेंथ। एल क्या है? आर क्या है? आर रेडियस। थीटा क्या है? थीटा जो है आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ध्यान रखना है ये कि थीटा जो होता है इसमें, थीटा ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा। ध्यान रखिएगा, क्या चीज होता है ना? ऑलवेज का स्पेलिंग ये ना होता है, हाँ ठीक। थीटा हमेशा क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा। वो डिग्री में देगा, आप उसको कन्वर्ट कीजिए किस में? रेडियन में। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? थीटा, एल और आर, इसमें से कोई दो दिया रहेगा और कहेगा तीसरा निकाल के बताओ। मतलब एल और आर दिया हुआ तो थीटा निकालो, थीटा और एल दिया हुआ है तो आर निकालो, या थीटा और आर दिया हुआ है तो एल निकालो। तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा, वो तीसरा निकालने के लिए कहेगा। अरे समझे हैं क्या? एल और आर, एल एंड आर हैविंग सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम का मतलब क्या है? या तो दोनों मीटर में हो जाए, या दोनों सेंटीमीटर में हो जाए, या दोनों मिलीमीटर में हो जाए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। समझ गए ना? अलग अलग है उसको सेम कीजिए। जैसे कि इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, मान के चलिए कह देगा कि आर्क है जो कि सेंटर पर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है और उसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है। अब बताइए आर्क लेंथ बताइए, आर्क लेंथ। समझें? क्वेश्चन समझ में आया? थीटा दिया, आर दिया और एल पूछ रहा है, तो थीटा क्या दिया रे भाई? 30 डिग्री। आर दिया कितना? 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एल। सर ने सिखाया कि इस फॉर्मूला का अगर यूज करना है तो थीटा सबसे पहले रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा रेडियन में होना चाहिए। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं सर, पाई अपॉन 180 से गुना कर देते हैं सर, कितना आ गया? पाई अपॉन 6। तब आपके सामने फॉर्मूला जो आपके सामने है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ आ गया पाई अपॉन 6, एल निकालना है और आर रेडियस कितना है? 2, मतलब यहाँ से कितना आ गया? एल इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, इतना। तो पाई अपॉन 3 क्या? सेंटीमीटर। क्यों? क्यों बोला गया आर और एल का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए चूंकि आर सेंटीमीटर में था इसलिए एल भी सेंटीमीटर में होगा।
सर क्या यहाँ पाई के जगह पर 3.14 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या पाई के जगह 22/7 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर क्या यहाँ पाई के जगह 180 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई यहाँ पे एंगल के फॉर्म में नहीं, लेंथ है, यहाँ लेंथ को शो कर रहा है। जहाँ एंगल के फॉर्म में आएगा तब पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री लिखते हैं। समझ आया क्या? और समझ आया है तो इसी पर नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, इसी एक फॉर्मूले पर है, ये समझ गए हैं तो बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। फटाफट लिखिए इसको, जल्दी कीजिए।